ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया। कौन कौन? ठीक ठीक, ओके। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से आई और आई कैंसिल हो गया, आई अपॉन डेल्टा आई निकालना था, 2 अल्फा डेल्टा टी आ गया। बताओ बताओ, समझ आया कि नहीं? कठिन है क्या? अरे फॉर्मूला बस यूज हुआ है, रोटेशन का यूज कहाँ हुआ? सिर्फ फॉर्मूला का यूज हुआ ना बेटा। अब इतना इतना मिक्सिंग तो हो ही सकता है ना यार, फॉर्मूला का मिक्सिंग तो हो ही सकता है। बताओ। हम्म। बताओ। हम्म। पक्का? ये हम्म। पक्का? हम्म। डन डन, चलो ठीक है। डन है तो अब एक चीज बताओ। कहाँ गया वो सवाल? हाँ ये है। एक सवाल और कर दो यार, कल हमने किया था इस टाइप का सवाल, रिवीजन के लिए कर दो। ठीक है, दो रॉड हैं, ठीक है, एक की लेंथ है L और एक की लेंथ है 2L। ठीक, एक की लेंथ है L, ये दिख रहा है आपको? दो रॉड है, इसको मैं कलर कर देता हूँ जिसमें आपको क्लियरली दिखे कि दो रॉड हैं यहाँ। हो जाओ। एक रॉड ये है व्हाइट कलर की, और एक को मैं पिंक कर देता हूँ। अब दो रॉड दिख रही हैं आपको? यस। इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है 2L। ठीक, गिवन है ये चीज। इसका है अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका है 2 अल्फा। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करके ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे मान के चलो वेल्डिंग एल्डिंग करके ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका अल्फा एवरेज निकालना, कैलकुलेट। हाँ, L और 2L बेटा, L 2L, तो कैलकुलेट करना है अल्फा एवरेज। ये मैंने कल करवाया था कैलकुलेट, अल्फा एवरेज। करो भाई, क्वेश्चन समझी शानवी और फिजा दोनों? चलो करो। ऐसा मैंने एक सवाल कल कराया था आपको। रुक जाओ, उसको कर लेना तो फिर बताना आंसर अपना। ठीक है, हाँ क्या है आंसर बताओ। हाँ ऑप्शन में तो है, चलो देखते हैं। तो क्या किया आपने, एक आपने एक इफेक्टिव इक्विवेलेंट निकालना है ना, एक रॉड मान ली होगी ऐसे, जिसका लेंथ हो गया होगा क्या? हाँ वेरी गुड, है ना, इफेक्टिव रॉड बनाना सीख गए हो आप। ये एक 3L लेंथ की रॉड ले लोगे, और इसका अल्फा इफेक्टिव ऐसा होगा। ठीक है, अब दोनों का, हाँ दोनों का डेल्टा एल बराबर होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका चेंज इन लेंथ कितना होगा पहली वाली रॉड का, इसका चेंज इन लेंथ लिखो, तो ये हो जाएगा L अल्फा डेल्टा टी प्लस 2L इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी, और ये बराबर क्या होना चाहिए 3L इंटू अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी। बताओ फिजा शानवी, ये कट गया, L से L गया, क्या बचा अल्फा इफेक्टिव क्या आया, दो टू टू जा 4 प्लस 1 5 अल्फा बाई 3। बताओ शानवी, बताओ समझ आई? हाँ, अब इफेक्टिव निकाल लोगे अब, बताओ। हाँ पक्का? हम्म, बताओ। चलो एक सवाल और बता दो यार, और ये वाला कर दो यार दोनों जन, जिसमें मेरा थोड़ा सा मतलब, आज वैसे भी मेरा जो पूरा दिन खराब गया है, अच्छा दिन कर दो यार आज, ये सवाल बता के तुम लोग। ठीक है, एक मिनट, हाँ ग्राफ बना रहा हूँ मैं, है ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, कहाँ गिवन है ये ग्राफ, क्वेश्चन में, ठीक है। ये लेंथ है, इस एक्सिस पे लेंथ है, ठीक है, सेंटीमीटर में, और इस एक्सिस पे टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ठीक। ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये दो रॉड है ए और बी, दोनों का ये हमने लेंथ वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना दिया आपके सामने। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे अल्फा ए अपॉन अल्फा बी निकालो। सवाल समझे कि नहीं? ये ग्राफ दे दिया सवाल में, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा ए अपॉन अल्फा बी बताओ। बताओ। कैसे करोगे बताओ। हाँ करो करो, सही कर रहे हो, सही बोल रहे हो, हाँ करो। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बेसिक बातें जो बताई है वो वहां से सोचना है, ठीक है। ठीक, डेल्टा एल ए को आप कैसे लिखोगे, एल ए
अल्फा ए डेल्टा टी लिखोगे कि नहीं? ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये है टी, ठीक। तो 0 से जब टी गए तो ए की लेंथ 100 से 104 चली गई, तो डेल्टा एल ए का वैल्यू कितना हो गया? 104 माइनस 100 सेंटीमीटर। अरे लेंथ बदल, एल एल ए की लेंथ बढ़ गई ना, इनिशियली 100 थी और 100 से ये कहां पहुंच गई? 104 पे। तो 104 माइनस 100 हो गई कि नहीं? लेंथ कितनी बड़ी? डेल्टा एल ए कितना हुआ लेंथ? हाँ देखते हैं, है ना। डेल्टा एल ए ये समझ आया कि नहीं सानवी? अब एल ए कितना था? एल ए मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100 थी, लिख दो। अल्फा ए पता नहीं, इसी का तो रेशो निकालना। डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है बेटा? अरे भाई 0 से टी गए तो डेल्टा टी हो जाएगा टी। एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब बी के लिए लिखो सिमिलरली, डेल्टा एल बी इज इक्वल टू एल बी अल्फा डेल्टा टी। एल बी, डेल्टा एल बी कितना होगा बेटा? पहले 100 था, फिर उसका लेंथ हो गया 106, तो ये हो जाएगा 106 माइनस 100। एल बी कितना हो जाएगा? 100 अल्फा बी डेल्टा टी, ठीक। अब डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी बेटा? डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू टी ही होगी, क्योंकि 0 से लेकर टी पे गए ना, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? टी हो गई। अब क्या कर दोगे? दोनों को डिवाइड कर दोगे। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 100 से ये 100 कैंसिल, टी से ये टी कैंसिल, तो अल्फा एल्फा अपॉन अल्फा भी बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 6, 2/3। बताओ, यही है आंसर फिजा? फिजा शानवी समझ आया? शानवी कुछ नहीं करना था, इस ग्राफ को देख के डेल्टा एल ए की वैल्यू रीड करनी थी, एल ए की वैल्यू रीड करनी थी, और डेल्टा टी की वैल्यू रीड करनी थी, और बस फॉर्मूले में रख के डिवाइड कर देना चाहिए। क्या हुआ? इन्होंने डेल्टा एल ए और डेल्टा एल बी की वैल्यू सीधे सीधे नहीं दी, उन्होंने ग्राफ के फॉर्म में दे दी। बताओ, नीट का पेपर इस साल ऐसे ही आएगा, बहुत कोई तोप चीज नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसने नहीं पढ़ा? ये तो बेसिक फॉर्मूला है। बस क्या होगा? सीधे वैल्यू नहीं देगा, वो ग्राफ बना देगा। अब तुम बस इतना पहचान पा रहे हो कि नहीं, कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये है डेल्टा एल ए, और ये वाली जो लेंथ है, ये है डेल्टा एल बी। अगर ये तुम सोच पा रहे हो तो हो गया सवाल खत्म। बताओ। हाँ, उससे भी निकाल सकते थे, आंसर ये आएगा। पर बताओ सानवी, सानवी बताओ, बताओ यार, है कि नहीं वो क्लास में? नहीं है, चली गई लगता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पता नहीं, या तो डिस्कनेक्ट हो गई होगी। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक। अब वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। ठीक, एक बात मुझे बताओ, एक बात बताना। क्या बताओगे? ये बॉल है या कुछ भी है, इसका वॉल्यूम क्या इनिशियल? v, इसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है गामा, इनिशियल वॉल्यूम है v। ठीक, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है बेटा? v है। तो अगर हम, इसका टेम्परेचर इनिशियली t था, अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा के डेल्टा t प्लस डेल्टा t कर दिया, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको गर्म कर दिया, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, बताओ। तो टी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? v 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं? कल ये मैंने फॉर्मूला आपको समझाया था। ठीक, अब एक बात मुझे बताना, इनिशियली इसकी डेंसिटी कितनी होगी? इनिशियली इसकी डेंसिटी कितनी होगी? इसका मास जो भी होगा अपॉन वॉल्यूम, होगी कि नहीं? हाँ, और फाइनली इसकी डेंसिटी कितनी होगी? मास तो चेंज होगा नहीं, फाइनल वॉल्यूम ये हो जाएगा v 1 माइनस 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब एक बात बताओ, m अपॉन v, इसको हम रो इनिशियल कह सकते हैं, और इसको 1 प्लस गामा डेल्टा टी इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं?
अरे इसको ऊपर ले गए ना, m अपॉन v को हमने लिख दिया रो इनिशियल यहां से, और इसको ऊपर ले गए तो ये -1 आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स को x की पावर -1 लिखते हैं ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही। बताओ, अब मैंने आपको कुछ दिन पहले जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे तब भी बताया था ये बात कि 1 प्लस एक्स की पावर प्लस माइनस एक्स की पावर n, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस माइनस एन एक्स होता है। ये बात मैंने बताई थी आपको, ये अप्रोक्सीमेशन आपको याद रखना है। ये आपका अप्रोक्सीमेशन एसएचएम में भी यूज होता है बेटा, बहुत ज्यादा यूज होता है एसएचएम में। ठीक, तो यहाँ पे इसको मैं रो इनिशियल, इसको 1 माइनस गामा डेल्टा टी लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि क्यों, क्योंकि गामा की वैल्यू हमको मालूम है बहुत छोटी होती है, गामा की वैल्यू 10 की पावर -5 के ऑर्डर की होती है, हमको मालूम है बात। तो इसको हम 1 माइनस गामा डेल्टा टी लिख देंगे कि नहीं, बताओ। तो ये वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर आ गया, बताओ। ये वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर आ गया, मतलब टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे चेंज होगी ये आ गया। समझ आया कि नहीं आया? यस बताओ। हाँ, पक्का 100%? अच्छा, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक, अब मान लो कोई पेंडुलम है, क्या है, कोई पेंडुलम है। पेंडुलम आपने एसएचएम में पढ़ा होगा, ऐसा पेंडुलम है। ठीक, ये अब जब आपने एसएचएम पढ़ा था, ऐसा, अब इसका मास है m, इसकी लेंथ है l, तो जब आपने एसएचएम पढ़ा था तो टाइम पीरियड इसका कितना पड़ा था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ। हाँ, श्योर, पक्का याद है कि नहीं, थोड़ा 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 याद है, बताओ, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ ना, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, क्यों, जी तो कांस्टेंट है, तो जी और 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल है। ठीक है, अब ये रॉड जो है मेटल की रॉड है, ये बॉब बहुत छोटा है, ठीक है, तो अभी ये टेम्परेचर टी पे है। अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या किया बेटा, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया टी डैश पे। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ये टी क्या है, टेम्परेचर है, स्मॉल टी से दिखा देता हूँ टेम्परेचर को, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड को दिखाया ना, तो टी से अगर आप टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे ले जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा, चेंज होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इस पेंडुलम की, बताओ। तो टी अपॉन टी डैश मतलब टेम्परेचर बढ़ने के बाद टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट ऑफ एल अपॉन एल डैश। अरे भाई ये पेंडुलम लंबा हो जाएगा ना, ऐसे पेंडुलम लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेल्टा एल से, बताओ। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां से हमको टी अपॉन टी डैश क्या मिल जाएगा बेटा, एल, एल डैश क्या होगा, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा। अरे टी डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे एल डैश क्या हो जाएगा, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल से एल कैंसिल, तो यहां से हमको क्या मिल गया, टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर -हाफ। यस, बताओ। अरे अंडर रूट है ना बेटा, तो टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर हाफ। अरे इसको हमने टी डैश को इस तरफ ले गए, इसको नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा कि नहीं। अभी अभी हमने अप्रोक्सीमेशन सिखाया था आपको, इसको मैं अल्फा डेल्टा टी अपॉन 2 लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में, तो ये हमने अप्रोक्सीमेट लिख लिया, बताओ। तो चेंज इन टाइम पीरियड,
पेंडुलम का टाइम पीरियड में जो चेंज आया वो कितना आया, चेंज इन टाइम पीरियड कितना आया बताओ, वो आ जाएगा टी अल्फा। अब ये जो डेल्टा टी है ना, ये टेम्परेचर वाला टी है, तो उसको स्मॉल टी से दिखा देते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो जिसमें आपको, अपॉन टी। इतना इस पेंडुलम के टाइम पीरियड में चेंज आ गया, मतलब जो पेंडुलम था इसका जो समय है, जो पेंडुलम जो घड़ी है वो समय गलत दिखाने लगेगी। बताओ, पेंडुलम जो है वो समय जो है गलत दिखाने लगेगी। बताओ, तब समय बड़े, अब ये समय गलत कैसे दिखाएगी समझना, जब ये पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पे जाके वापस लौट के आता है, ऐसे होके आता है, एक ऑक्सीलेशन करके आता है, तो 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड होता है, 2 सेकंड काउंट होता है, जब यहां पहुंचता है तो 1 सेकंड, यहां पहुंचता है तो 1 सेकंड, ठीक है। अब इसका ऑक्सीलेशन का टाइम बढ़ गया, तो यहाँ पे ये 2 से ज्यादा समय लगेगा, 2 पॉइंट समथिंग सेकंड लेगा, 2 पॉइंट मान लो 03 सेकंड उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में लगा दिया, यहां से यहां तक और यहां तक पूरा ऐसा एक ऑक्सीलेशन करने में मान लो 2.3 सेकंड लगा दिया, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया। पर घड़ी तो 2 सेकंड ही काउंट करेगी ना, घड़ी को थोड़ी पता चलेगा कि टाइम पीरियड बढ़ गया, घड़ी को तो पता चलेगा इस एंड पे गया और इस एंड पे गया तो 2 सेकंड काउंट करेगी। एक्चुअल में टाइम इतना लिया उसने, काउंट इतना किया, एक्चुअल में टाइम इतना लिया है, काउंट इतना किया है, तो बताओ टाइम का लॉस हुआ कि गेन हुआ, लॉस हुआ ना, टाइम, घड़ी पीछे नहीं हो जाएगी, बताओ, समझ आया कि नहीं आया, अरे समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ने पे टाइम का लॉस हो जाता है पेंडुलम का। अब टेम्परेचर घटा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, पेंडुलम की साइज छोटी हो जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी उसका 1 पॉइंट, जैसे मान लो पेंडुलम टेम्परेचर घटा दे तो पेंडुलम की साइज छोटी हो गई, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट एंड टू एंड आने में मान लेते हैं 1.97 सेकंड लगाया, पर घड़ी तो उसको 2 सेकंड गिनेगी, पर लगाया इतना तो घड़ी आगे हो जाएगी, टाइम का गेन हो जाएगा। बताओ, अगर पेंडुलम की लेंथ बढ़ेगी तो घड़ी पीछे हो जाएगी, अगर पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाएगी तो घड़ी पीछे हो जाएगी, और पेंडुलम की लेंथ घट जाएगी तो घड़ी आगे हो जाएगी। ये बात समझ आया कि नहीं आया, बताओ, बताओ, नहीं समझ आ रहा है, हाँ, आ रहा है, तो एक क्वेश्चन करो जरा, एक क्वेश्चन बताना, एक पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम है, ठीक है, ऐसा पेंडुलम है, ठीक, ये पेंडुलम है ऐसा, राइट, क्लॉक इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये पेंडुलम सही समय बताता है, क्लॉक को जो कैलिब्रेट किया गया 20 डिग्री सेल्सियस के लिए किया गया, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो पेंडुलम बढ़िया से सही समय बताएगा, अगर 20 से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो टाइम, घड़ी फिर टाइम गेन या लूज करने लगेगी, ठीक। अब हुआ क्या, ये पेंडुलम जो है 20 डिग्री सेल्सियस के लिए था, पर किसी एक हफ्ते में टेम्परेचर, ये किसी एक हफ्ते में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लीजिए तुम्हारे ये फिजा के घर में घड़ी टंगी है पेंडुलम वाली, वो पेंडुलम वाली घड़ी 20 डिग्री सेल्सियस के लिए कैलिब्रेटेड थी, अब फिजा के घर के टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये जो पेंडुलम है ये स्टील का बना है, तो स्टील का अल्फा क्या है, स्टील का अल्फा दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ डिग्री सेल्सियस, इतना अल्फा दिया हुआ है, तो अब आपको बताना है कितना टाइम गेन होगा या लूज होगा एक वीक में, क्वेश्चन समझे, बताओ, हाँ हाँ वही वही, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया ना यही यूज होगा, है ना, डेल्टा टी मतलब टाइम गेन या लॉस, है ना, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा टी,
यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा है तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। अब लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा बताओ, इसको 2 सेकंड में एक पूरा ये रोटेशन कर 2 सेकंड में एक बार ऐसा घूमना चाहिए, ये क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग सेकंड में घूमने लगेगा, है ना। तो टाइम ज्यादा लेगा पर एक्चुअल में काउंट 2 ही सेकंड होगा, तो घड़ी पीछे हो जाएगी, है ना। लॉजिक समझे कि नहीं समझे, घड़ी पीछे हो जाएगी। ये बात समझे कि नहीं समझे, हाँ ये लॉजिक समझे कि नहीं, लॉजिक, हाँ पक्का 100%। हाँ अब बस कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे टी भी था ना, हाफ अल्फा टी डेल्टा टी। हाँ बस कैलकुलेशन है, अल्फा की वैल्यू पुट करो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। पी की जगह क्या पुट करोगे, हाँ 7 इंटू 24 इंटू 3600 इंटू डेल्टा टी कितना है 10, ये टाइम लॉस्ट है। हाँ कितना आ रहा है, वेरी गुड, है ना, लगभग 36.2 सेकंड के आसपास, इतना कुछ आ रहा होगा इसके आसपास, 28 सेकंड, है ना। 30 इतना लगभग 36, इसको आप कह लो 36 सेकंड, मतलब लगभग 36 सेकंड पीछे हो जाएगी घड़ी। समझे कि नहीं समझे, मजा आया इस क्वेश्चन में, हाँ मजा आया। हाँ कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, आप अभी लॉजिक समझो, है ना। अब एग्जाम में मालूम क्या आएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा देखना, स्टेटमेंट आ जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रूम, पेंडुलम वॉच गेन्स टाइम। ट्रू है कि फॉल्स है, वेरी गुड, फॉल्स है, समझ गए। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया अगर एग्जामिनर ने तो आधे बच्चे गुट जाएंगे कि ये क्या हो गया, पर तुम सही करके आओगे अब, ठीक। समझ आ गया, अच्छा। अब एक क्वेश्चन और बताओ, मजेदार क्वेश्चन एक और कराएं, ठीक है। एक गिलास बीकर है, ध्यान से सुनना, एक गिलास बीकर है, एक गिलास बीकर है, ठीक। एट टी इक्वल टू 0, एट टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, इस इस बीकर की वॉल्यूम है 1 लीटर, कितनी है 1 लीटर, ठीक। और इस गिलास बीकर में क्या भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है बेटा, मरकरी, ये मरकरी ऐसे भरा हुआ है इसके अंदर, मरकरी इसके अंदर भरा हुआ है, इस गिलास बीकर के अंदर मरकरी भरा हुआ है, ठीक। पूरा ऊपर तक भरा हुआ, ऊपर तक ब्रिंक तक, ऊपर तक गले तक मरकरी पूरा इसमें भरा हुआ है गिलास बीकर के अंदर, ठीक। ये जो गिलास है ये कुछ मटेरियल मेटल से बना है, सपोज स्टील से बना है, ठीक। अल्फा स्टील दिया हुआ है सवाल में, 8 कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है, 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक। और गामा एच जी मरकरी है ना ये इसके अंदर, ये दिया हुआ है 1.82 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक। अब आपको ये बताना है क्या इसमें से मरकरी फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने ml होगा। टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर क्या कर दिया बेटा, इसका बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये टी इनिशियल था, टी फाइनल है 50 डिग्री सेल्सियस,
क्वेश्चन समझे? जब ये 0 डिग्री पे था, फिर से सुनना सवाल, जब ये 0 डिग्री पे था तो इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, ठीक। अल्फा स्टील दिया हुआ है, गामा एच दिया हुआ है, और ये 0 डिग्री पे गले तक भरा हुआ, एकदम गले तक पानी भरा, एच भरा हुआ है, मरकरी भरा हुआ है। फिर क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब तुम्हें बताना है कि मरकरी इसमें से ओवरफ्लो होगा कि नहीं, नंबर 1, और होगा तो कितना होगा, बताओ। सवाल समझ गए? फिर से समझाओ, ठीक है। इमेजिन करना, मैं जो जो बोल रहा हूं अपने दिमाग में इमेजिन करना, ठीक है। आप एक रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। एक रूम में बैठे, इमेजिन करो तुम जहां बैठे हुए हो वहां 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक। अब वहां पे ना उस रूम में तुम्हारे सामने एक बीकर रखा है जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर है। उस बीकर, वो स्टील का बीकर रखा हुआ, मतलब एक गिलास समझ लो, ऐसा इमेजिन कर लो, एक गिलास रखा हुआ है, स्टील का गिलास रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। उसके अंदर एच मरकरी भरा हुआ है, ठीक। इतना बात समझे? अल्फा स्टील और गामा एच आपको पता है, क्वेश्चन में दिया है। अब क्या हुआ ना, तुम्हारे रूम में, जहां तुम रूम में बैठे थे वहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। अब वो बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ के 50 हो गया, टेम्परेचर बढ़ के 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब आपको बताना है कि इस बीकर में से एच मतलब मरकरी फ्लो होगा कि नहीं होगा, मतलब बाहर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा। आप समझे सवाल? बताओ। बहुत छोटा सा लॉजिक है बेटा, लॉजिक, छोटा सा लॉजिक है। उतना लॉजिक अगर सोच लिया तो हो गया खल आपका काम इस सवाल में। 50 कहाँ दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। देखो मैं समझाता हूँ, चलो मैं समझाता हूँ, देखो। एक बात बताओ, अभी इनिशियल वॉल्यूम मरकरी का कितना है, 1 लीटर है। 50 डिग्री सेल्सियस पे जब जाएगा तो बीकर का वॉल्यूम कितना होगा, वी बी कितना हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी हो जाएगा। अरे बीकर का वॉल्यूम, बीकर एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा, गिलास एक्सपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर, 1 लीटर में पुट कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस गामा स्टील कितना हो जाएगा, अल्फा स्टील इंटू 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। हाँ 3 अल्फा, है ना, 3 इंटू 8.36 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50। 50 टेम्परेचर बढ़ा ना, 0 से 50 गए, डेल्टा टी 50 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 पॉइंट लगभग 001 लीटर आ रहा है। तो बीकर एक्सपेंड होकर नया वॉल्यूम इतना हो गया। नहीं, अभी पूरा क्वेश्चन हुआ ही नहीं, ये तो बीकर का वॉल्यूम है। अब तुम्हारा मरकरी भी तो मेटल है, और मरकरी अगर मेटल है तो वो भी एक्सपेंड करेगा। तो Vm कितना हो जाएगा, वो भी V नॉट 1 प्लस गामा एम गामा एच जी। हाँ, तो इसकी आपको 1 इंटू 1 प्लस 1.82 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 50, इससे आपका वैल्यू आ रहा है 1 पॉइंट, हाँ
1.009 लीटर आ रहा है। अब तुम सोचो, बीकर 1 लीटर का था, बीकर 1 लीटर से इतने लीटर का हो गया, ठीक, मतलब इसको हम कह सकते हैं 1001 ml का हो गया। और मरकरी 1 लीटर था, वो 1.1009 ml हो गया। पर बीकर में तो सिर्फ इतना ही मरकरी आ सकता है, तो 8 ml, इनके बीच का जो डिफरेंस है 8 ml भी मरकरी बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? 8 ml मरकरी विल फ्लो। हाँ हाँ, इसको लीटर में कहना तो 0.008 बोल दो लीटर। समझे कि नहीं? समझे? अरे भाई गिलास भी एक्सपेंड किया, मरकरी भी एक्सपेंड किया, ठीक है भाई। गिलास की समझो क्वेश्चन में हुआ क्या, गिलास की वॉल्यूम 1 ml बढ़ी है, जो गिलास है, आपका गिलास है, उसकी वॉल्यूम 1 ml बढ़ी, पर जो मरकरी था उसकी वॉल्यूम 9 ml बढ़ गई। अगर मरकरी की वॉल्यूम 1 ml बढ़ती तो वो फ्लो नहीं करता, ओवरफ्लो नहीं करता, अगर मरकरी की वॉल्यूम भी 1 ml बढ़ती तो, क्योंकि वो गिलास में भरा रहता। पर मरकरी ज्यादा फैल गया ना, मरकरी ज्यादा फैल गया, मरकरी ज्यादा एक्सपेंड कर गया। कितना ज्यादा एक्सपेंड कर गया? 8 ml ज्यादा एक्सपेंड कर गया। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंड किया वो फ्लो आउट हो जाएगा, वो बह जाएगा बाहर। समझे? पक्की बात? हाँ, श्योर? अब एक बात मुझे बताना, ये मेरा एक रॉड है, क्या है बेटा? रॉड, जिसका लेंथ L है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, ठीक। अब मैंने इसको ऐसे ना, ये अभी टेम्परेचर T पे है, T टेम्परेचर पे है, दोनों तरफ वॉल लगी हुई है, दीवार है ये, ठीक है, रिजिड वॉल है, बहुत स्ट्रांग है ये वॉल, ठीक है। ये भी एक दीवार है, ये भी एक दीवार है, और इसके बीच में एक रॉड लगी हुई है। अब मैंने क्या किया, इस रॉड का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया, डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ाया। तो एक बात मुझे बताओ, ये रॉड एक्सपेंड होना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? ये रॉड ऐसे एक्सपेंड होना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? बताओ, ऐसा थोड़ा सा एक्सपेंड होना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? ये वाला जो लेंथ है ये एक्सपेंड होना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? ये लेंथ, ये कितना होगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। बताओ। पर ये वॉल बोलेगी मैं तेरे को एक्सपेंड नहीं होने दूंगी, वॉल क्या बोलेगी? मैं तेरे को एक्सपेंड नहीं होने दूंगी। तो वॉल क्या करेगी? एक फोर्स लगाएगी और इसको क्या कर देगी, ये जो एक्सपेंशन होना चाहिए था इसको होने नहीं देगी। तो यंग्स मॉडुलस इसका अगर y है, इस रॉड का यंग्स मॉडुलस y है, तो हमको मालूम है ना यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस मान लेते हैं सिग्मा है, स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू वाई, ठीक। यहां से डेल्टा एल अपॉन एल निकालो, यहां पुट कर दो, तो कितना स्ट्रेस इस रॉड में आएगा? इस रॉड में कितना स्ट्रेस आ जाएगा बताओ? अल्फा डेल्टा टी इंटू वाई। इतना स्ट्रेस इस रॉड में डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये क्यों हुआ स्ट्रेस डेवलप? क्योंकि ये जो वॉल है इसको उसको फोर्स लगा रही है, और फोर्स लगा के ये जो लेंथ एक्सपेंड होनी चाहिए थी वो होने नहीं दे रही है। बताओ, इसी को क्या कहते हैं बेटा? थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। थर्मल स्ट्रेस एक टॉपिक है आपका सिलेबस में, यही है थर्मल स्ट्रेस। समझ आया? हाँ, आया? पक्का? अब एक बात मुझे बताओ, फिर से वही बात, ये एक रॉड है, ठीक, ये एक रॉड है, अब ये ना, अगेन ये एक रॉड एक वॉल, दो वॉल के बीच में ऐसे फंसी हुई है, ये भी वॉल है, ये भी वॉल है, पर ये वॉल स्ट्रांग नहीं है, नॉट स्ट्रांग, मजबूत वॉल नहीं है, कमजोर है, ठीक। ठीक, अब इसकी लेंथ एल है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, ठीक। अब जब इसका टेम्परेचर हमने डेल्टा टी से बढ़ाया, जब हमने इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाया, तो हुआ क्या, ये जो वॉल है ये कुछ एक्स डिस्प्लेस हो गई, ये वॉल जो थी ना ये कमजोर थी, तो ये एक्स पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो गई, ठीक, कुछ हल्का सा एक्स डिस्प्लेस हो गई, ठीक। और एक्स क्या है? लेस देन अल्फा एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी से कम है एक्स की वैल्यू, मतलब मान लेते हैं 1 मिलीमीटर डिस्प्लेस हो गई,
तो अब आपको बताना है रॉड में स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेस कितना आया। ठीक, एल अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू मान लेते हैं क्या है, या यार कुछ वैल्यू ले लेते हैं, रुक जाओ, ऐसे नहीं करते। ये वाली बॉल रिजिड है, ये वाली बॉल कैसी है, रिजिड है। ये वाली एकदम मजबूत है, ये कुछ नहीं हिल सकती। ठीक है, अब मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूं जिसमें ना अच्छा सवाल बन जाए ये। ठीक है, इसका अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है बेटा, 10 मीटर। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, अब सवाल सुनना ध्यान से, फिजा फिजा, हाँ ध्यान से सुनना। ये वाली जो वॉल है ना, वॉल नंबर 1 जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं ऐसे, वो रिजिड है, वो हिल नहीं सकती। पर ये वाली येलो वाली वॉल रिजिड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। ठीक, ठीक, अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस से। कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 100 डिग्री सेल्सियस से। तो क्या हुआ, ये जो वॉल है ना, ये 0.5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गई। यहां पर ये जो वॉल है खिसक गई, वॉल क्या हो गई, खिसक गई, वॉल क्या हो गई, खिसक गई। अब आपको बताना है क्या इस रॉड में कोई स्ट्रेस डेवलप हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, समझे कि नहीं। बताओ। हाँ, यंग्स मॉडुलस वाई है, वाई के फॉर्म में आंसर दो। नहीं, अब देखो ध्यान से सुनो, अब मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अगर ये वॉल ना होती, अगर ये वॉल ना होती, तो इसका लेंथ में चेंज कितना आता, बताओ, डेल्टा एल कितना आता, स्टेप बाय स्टेप सोचा करो। अगर ये वॉल ना होती, अगर ये ना होती, तो डेल्टा एल कितना होता, एल अल्फा डेल्टा टी होता। ये होता इतना मीटर, तो ये कितना हो जाता, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, या इसको हम 2.5 सेंटीमीटर बोलते हैं। बताओ, अगर ये वॉल ना होती तो सिर्फ इतना इतना इसका लेंथ में चेंज आता, मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सपेंड हो जाती है ना। बताओ, पर हुआ क्या, सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर ही एक्सपेंड हो पाई, ये वॉल ना 0.5 इस तरफ खिसक गई। तो इस 2.5 सेंटीमीटर में से 0.5 सेंटीमीटर उसका एक्सपेंशन हो गया, इसकी वजह से कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। 2 सेंटीमीटर एक्सपेंशन और होना चाहिए था, पर हो नहीं पाया, और होना चाहिए था पर हो नहीं पाया। इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। यहां पे क्या था, इस वाले केस में एल अल्फा डेल्टा टी पूरा का पूरा एक्सपेंशन नहीं, मतलब बिल्कुल भी खिंच नहीं पाई ये वॉल, बिल्कुल भी इसका वॉल जो ये रॉड जो है एक्सपेंड नहीं हो पाई। तो पूरा का पूरा एल अल्फा डेल्टा टी जो था वो पूरा का पूरा स्ट्रेस बनाएगा, पूरा का पूरा वो क्या बनाएगा, स्ट्रेस बनाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, पूरा का पूरा वो क्या बनाएगा, स्ट्रेस बनाएगा। यस बताओ। हाँ, तो इस वाली वॉल में, इस वाली वॉल में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट स्ट्रेस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये तो हो गया ना एक्सपेंशन इतना 0.5 सेंटीमीटर, ये तो खिसक गया ना, वॉल वॉल कमजोर थी, खिसक गई। ठीक, तो स्ट्रेस कितना होगा, सॉरी स्ट्रेन कितना होगा इस वाली रॉड में, स्ट्रेन सबसे पहले स्ट्रेन निकालो, कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर में, और एल लेंथ कितना था उसका, 1 मीटर, ये स्ट्रेन आ गया। अब y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से स्ट्रेस हमको मिल गया क्या,
2 × 10⁻³ इतना स्ट्रेस इसमें डेवलप हुआ। y की वैल्यू दी रहेगी तो आपको स्ट्रेन मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, स्ट्रेस मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये समझे कि नहीं समझे कि ये क्यों लिया हमने? इसका इतना एक्सपेंशन होना चाहिए था, 2.5 होना चाहिए था। हो कितना पाया? सिर्फ इतना, मतलब हो कितना पाया? सिर्फ 0.5 हो पाया, ये नहीं हो पाया। ये वाला एक्सपेंशन हो गया, जो हो गया उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं आएगा। जो नहीं हो पाया, ये होना चाहिए था पर हो नहीं पाया, ये हो नहीं पाया, इसकी वजह से स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस के लिए हम स्ट्रेन निकालेंगे कि कितना स्ट्रेन नहीं हो पाया। वो 2 × 10⁻³ इसका इनिशियल लेंथ 10 मीटर था ना, तो अपॉन 10 लिख दो, ठीक। ये -4 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, जो हमने सॉलिड्स में पढ़ा है। यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। ये समझे कि नहीं समझे? हाँ, पक्का, श्योर? तो और हम देख लेते हैं कुछ बचा तो नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट होगा, है ना। अब एक बार मैं आपके PYQ देख लूंगा कल कि कुछ छूट तो नहीं गया, है ना। आपको कोई याद आ रहा किसी पर्टिकुलर टाइप का सवाल छूट गया हो जो PYQ में आपने देखा हो या कहीं देखा हो जो मैंने नहीं कराया? हाँ, तो कोई पर्टिकुलर अगर टाइप छूट गया हो तो बता देना मुझे, तो वो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी ये थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे खत्म हो गया, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा नीट में नहीं आएगा। और थोड़ा इसमें और भी टाइप के सवाल होते हैं पर वो नीट में नहीं आएंगे। मैंने आपको पेंडुलम बता दिया, मैंने आपको थर्मल स्ट्रेस बता दिया। थर्मल स्ट्रेस दो केस में, एक में तो बिल्कुल भी, ये वाला केस में क्या था कि रिजिड वॉल थी दोनों, तो बिल्कुल भी इसको एक्सपेंड नहीं होने दिया। और एक केस में क्या है कि वॉल थोड़ी सी एक्सपेंड होने दे दी, थोड़ा सा वॉल ने एक्सपेंड होने दे दिया। तो दोनों ही केस मैंने बता दिया, ठीक। तो ये सिग्मा क्या है? थर्मल स्ट्रेस है। ये क्या है? थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये आया है। हाँ, नहीं पढ़ाया था? अब समझ आ गया? इससे ज्यादा थर्मल स्ट्रेस नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, आपके नीट में, ठीक। अब हम लोग चालू करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस, KTG, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा ये मतलब ये चैप्टर खत्म हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वाला। सारे टाइप के क्वेश्चन आई थिंक, हाँ एक एक चीज बच गई, एक चीज बच गई भैया, याद आ गया, 1 मिनट बस, है ना, 1 मिनट लगेगा। बिहेवियर ऑफ वाटर। जनरली हम मटेरियल को जब हीट करते हैं तो वो क्या होता है? एक्सपेंड करता है। मटेरियल को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करता है? एक्सपेंड करता है। पर वाटर के केस में थोड़ा बात अलग है। वाटर के केस में थोड़ी बात अलग है। वाटर के केस में थोड़ी बहुत अलग है। बात समझ में आ रही मेरी? जनरली हम मेटल को जब हीट करते हैं या किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है। पर वाटर के केस में वो बात अलग है। वाटर का ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस, देखो जनरली जब आप किसी भी मटेरियल का ग्राफ बनाओगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो वो ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। हमेशा वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, हमेशा उसकी वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी, ठीक। हेलो, जैसे मैंने पीछे ग्राफ बनाया था ना, ये वाला, ये वो हमेशा जनरली ऐसा होगा। बाकी सारे केसेस में ऐसा होगा कि हमेशा ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ या वॉल्यूम बढ़ेगी हमेशा। टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ या वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगी जनरली, तो हमेशा ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन ऊपर इंक्रीजिंग होगा। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर के केस में बेटा ये ग्राफ ऐसा होता है। वाटर के केस में ग्राफ ऐसा होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनिशियली वाटर का वॉल्यूम कम होने लगता है। वाटर का वॉल्यूम क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और इसका वॉल्यूम मिनिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। मिनिमम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ, मिनिमम इसका वॉल्यूम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और जब 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम फिर बढ़ने लगता है। मतलब इसका इनिशियली वॉल्यूम कम होता है, फिर वॉल्यूम बढ़ने लगता है।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डेंसिटी मैक्स फॉर वाटर। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसका वॉल्यूम मिनिमम होता है, वॉल्यूम इसका क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है वाटर के लिए। ठीक, तो वाटर का जो बिहेवियर है वो अलग है थोड़ा, वाटर का जो बिहेवियर है वो क्या है, अलग है। यस, यस बताओ। हम्म, तो यहाँ पे इस वाले जोन में वाटर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वाटर, और यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। इस वाले जोन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और इस वाले जोन में क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ये ग्राफ नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या बोल देगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ वाटर इज, 4 ऑप्शन बना देगा। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है। ठीक है, वो ऐसा 4 ऑप्शन बना देगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ के 4 ऑप्शन ऐसे कुछ बना देगा। एक ऑप्शन तो ऑब्वियस वाला ऑप्शन ये वाला बना देगा। ठीक, फिर एक ऑप्शन कैसा बना देगा, एक ऑप्शन ऐसा बना देगा, फिर एक ऑप्शन ऐसा बना देगा, और एक ऑप्शन ऐसा बनाएगा। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ किसके लिए, वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, फॉर वाटर। ठीक है, ये वाला जो फॉर वाटर, ये 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ ऐसे लिख देगा। तो कौन सा सही हो गया ग्राफ, ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है कि ये वाटर के लिए ग्राफ ऐसा होता है, इनिशियली जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 0 से आगे बढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपेंड होता है। तो ये वाटर का जो ये बिहेवियर है, ये अलग है बाकी सब्सटेंसेस से। नहीं, वॉल्यूम पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है। यही कारण है जिस वजह से सीज में जो जो सीज होते हैं ना, समुंदर जो होते हैं, उन समुंदर में लाइफ का कारण यही है, पता है क्यों। जैसे मान लो ये सतह है पानी की, ठीक है, यहाँ नीचे पानी है, ठीक है, अब यहाँ मछली है, यहाँ ऐसे मछली है, ठीक। अब अगर यहाँ का पानी अगर बर्फ जम जाएगा, बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इस पूरे पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये पानी जम जाएगा, ठीक, और पानी जम जाएगा तो ये मछली मर जाएगी। अब वाटर का ये जो एनालॉगस बिहेवियर, उसमें क्या होता है, वाटर के इस बिहेवियर की वजह से जैसे ही टेम्परेचर पानी का गिरता है, ठीक है, तो क्या होता है, वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे देखो वाटर का वॉल्यूम बढ़ा है तो डेंसिटी यहाँ पे मिनिमम हो गई, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। यस, डेंसिटी क्या हो गई, मिनिमम। अब इसकी डेंसिटी यहाँ मिनिमम हो जाएगी जैसे ही, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर जो बर्फ है सिर्फ ऊपरी सतह पे ही जम पाएगी। बर्फ क्या होगी, सिर्फ ऊपरी सतह पे जमेगी, नीचे वाला जो पानी है वो जमेगा नहीं। ये समझ आया बात। हम्म, हाँ, बताओ कैसे। सॉरी, नहीं नहीं, यहाँ पे डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है ना, मतलब डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अब जब टेम्परेचर गिरने लगेगा तो क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है उसका डेंसिटी ज्यादा है, और 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का डेंसिटी कम है, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ऊपर जम के ऊपर चला जाएगा, और 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी उसके नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी की डेंसिटी ज्यादा है। तो ये वाला जो लेक है जम नहीं पाएगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे बना रहेगा, जो लेक है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे बना रहेगा। लिखवाया था ना। अब क्या होगा ना, चूंकि चूंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है तो ये अंदर वाला पानी जमेगा नहीं कभी भी, अंदर वाला पानी जमेगा नहीं तो ये मछली जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो पता है क्या होता, पूरा का पूरा लेक जम जाता एक साथ।
अब पूरा का पूरा लेक जम जाता तो मछली मर जाती, तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाती पोलर रीजन में पानी के अंदर। समझे क्या ये बात आप समझे? हाँ, ये वाला जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है वो भारी है। ये कैसा है? भारी है। ये कैसा है? आइस कैसा है? ये आइस, ये हल्का है। ये भारी है, ये हल्का है। तो ये हल्का वाला आइस जो है ऊपर चला जाएगा, और ये क्या करेगा, ये आइस जो होता है ना अच्छा इंसुलेटर होता है, तो हीट जो है आसानी से बाहर जाने नहीं देगा आइस। आइस इज अ गुड ब्लैक बॉडी, तो ये हीट को जल्दी एस्केप नहीं होने देगा आइस। एक बार ये आइस जम गया तो ये जल्दी एस्केप नहीं होने देता हीट को, तो ये टेम्परेचर इसका ना गिर नहीं पाता। क्योंकि आइस क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। आइस क्या होता है बेटा? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो क्या होगा, आइस जो है जम के ऊपरी सतह पे आ जाएगा, तो यहां से पानी में जो हीट है, इस वाले जो पानी में हीट है वो एस्केप नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। तो ये वाला जो अंदर वाला पानी है जमेगा नहीं कभी भी, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे बना रहेगा, तो ये मछली जो है मरेगी नहीं। ये बात समझ आए कि नहीं? तो जो आप देखते हो ना अंटार्कटिका में, आपने कभी ज्योग्राफी वोग्राफी देखी हो, नेशनल ज्योग्राफिक देखे होगे, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा अंटार्कटिका में भी जो बर्फ है उसके नीचे पानी जमता नहीं है। अरे आपने वीडियो नहीं देखा उसमें, वो ऐसे ऐसे खोदता है आइस को तो नीचे पानी निकलता है, देखा है कि नहीं? बर्फ तोड़ता है तो नीचे से पानी निकलता है। मूवी में देखा होगा कि बर्फ में क्रैक आ गया तो सब लोग पानी में डूब गए, तो भाई नीचे पानी कैसे? वो तो इतना ठंडा है वहां पे, तो नीचे पानी कैसे रह गया? इस वजह से रह गया। पक्का? ठीक है फिर, है ना, आज की क्लास एंड करते हैं, ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। हाँ, ये चैप्टर खत्म, अब केटीजी शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक, बाय।